टॉपिक का नाम क्या है भाई? लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या था? ठीक है, ओम्स लॉ क्या था भाई? ओम्स लॉ क्या था मैं लिख रहा हूँ सारे चीज़ें, ठीक है। अगर किसी कंडक्टर का, ये तो तुम लोगों को ऑलरेडी पता है ना, मैं लिख रहा हूँ। अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो जितना वोल्टेज देंगे तो कंडक्टर को जितना वोल्टेज देंगे, जितना वोल्टेज यानी ये पोटेंशियल, ठीक है, जितना वोल्टेज देंगे उतना ही करंट फ्लो होगा, उतना ही करंट क्या हो जाएगा? फ्लो, उतना ही करंट आई फ्लो। क्या यही का ओम्स लॉ? यही का ओम्स लॉ यही था कि नहीं? ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यही था कि नहीं? अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस को हम क्या रखें? कांस्टेंट। रेजिस्टेंस को कांस्टेंट कैसे करें? उसका टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, मैकेनिकल स्ट्रेन को कांस्टेंट रखेंगे। मैकेनिकल स्ट्रेन क्या होता है? मैकेनिकल स्ट्रेन होता है कंडक्टर का फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि उसका लेंथ एक फिक्स रहना चाहिए, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन भी फिक्स होना चाहिए, ठीक है कि नहीं? उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर भी फिक्स होना चाहिए, इसको बोलेंगे मैकेनिकल स्ट्रेन। अगर ये सारे चीज़ें कांस्टेंट हो रहा है तो हम मान सकते हैं कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा भी रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, क्योंकि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस भी होता है, हम देखा था डिपेंडेंसी में। समझ में आ रहा है? अगर ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हो रहा है तो हम मान सकते हैं कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा। अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो ओम्स लॉ ये बोलता है कि कंडक्टर के अक्रॉस जितना हम वोल्टेज देंगे, ठीक है, उतना ही करंट होगा, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे हम लिख सकते हैं V इक्वल टू R, ठीक है कि नहीं? और R जो होगा ये कितना हो जाएगा? V बटे R। तो यहाँ पे जो समझने की बात है कि ये जो R क्या है? रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये क्या है? रेजिस्टेंस क्या है? यहाँ पे क्या है? ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पे भी मैंने इस चीज को हाईलाइट कर दूंगा। अगर किसी कंडक्टर का क्या है? रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है बेटा? अच्छा, ये रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि देख, अगर जितना वोल्टेज में दूंगा उतना ही करंट फ्लो होगा, ठीक है कि नहीं? उसमें ध्यान से भी समझा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए तरह की क्या है? कंडक्टर है, ठीक है। अच्छा, मान लो कंडक्टर के अक्रॉस मैंने बैटरी लगा दी, बैटरी में यहाँ पे 5 वोल्ट का करंट दे दिया, ठीक है कि नहीं? और मान लीजिए करंट कितना फ्लो हो रहा है? 5 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है। जितना वोल्टेज है उतना ही करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाऊं तो रेजिस्टेंस कितना आएगा? इस मतलब कंडक्टर के लिए वोल्टेज कितना है? 5 वोल्ट, 5 बटे 5 वोल्ट बटे करंट कितना फ्लो है? 5 एम्पीयर आ गया। तो ये क्या हो जाएगा? 5 बटे 5 1। और रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओम होता है। वोल्ट पर एम्पीयर क्या होता है? ओम। तो ये क्या हो गया? 1। मतलब अगर किसी कंडक्टर में 5 वोल्ट का बैटरी लगाओ और कंडक्टर के थ्रू 5 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है, तो उस कंडक्टर का एक जो रेजिस्टेंस आएगा, रुकावट आएगा, कितना आएगा? 1 ओम का रुकावट आएगा। समझ में आ रहा है बेटा? 1 ओम का रुकावट आएगा। समझ में आ रहा है बेटा? तो इस चीज को मैं वेरीफाई करता हूँ। मान ले पहले से ही मेरे को इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस मेरे को पता है 1 ओम, ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो मैं यहाँ पे दिखूंगा कि करंट कितना का मैं लिख सकता हूँ V इक्वल टू IR। ये V कितना है? 5 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस को 1 ओम पुट करूंगा, तो रेजिस्टेंस को 1 ओम पुट करूंगा, करंट कितना आएगा भाई? करंट 5 एम्पीयर। समझ में आ रहा है? करंट कितना आएगा भाई? 5 एम्पीयर आ जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे भी फिर कर 5 वोल्ट है, रेजिस्टेंस को पता ही है, करंट देखो चाहिए, ठीक है कि नहीं? देख करंट क्या हो जाएगा भाई? वोल्ट पर रेजिस्टेंस हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा? वोल्ट पर रेजिस्टेंस। वोल्ट कितना है? 5 वोल्ट, ठीक है कि नहीं? और रेजिस्टेंस कितना है? 1। तो ये कितना है? 5 एम्पीयर का करंट है। तो मतलब रेजिस्टेंस को अगर मैं 1 ओम रखूं, कांस्टेंट रखूं, तो वोल्टेज जितना दूंगा करंट ही उतना आएगा। तेरे सामने वेरीफाई है। देख 5 वोल्ट का बैटरी दिया, रेजिस्टेंस मेरा कांस्टेंट है 1 ओम, तो करंट भी आ रहा है 5 एम्पीयर। और यहाँ पे 5 एम्पीयर का करंट आ गया। समझ में आ गया बात है? अभी क्लियर हुआ कि जब तक कंडक्टर का रेजिस्टेंस को मैं कांस्टेंट रखूं, यानी कि 1 ओम रखूं, जब मैं 5 वोल्ट का बैटरी दूंगा तो 5 एम्पीयर का करंट होगा। सर अगर मैं वोल्टेज को बढ़ा दूं तो यहाँ पे 10 वोल्ट रखूं और कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी फिक्स रखूं, देख वोल्टेज में यहाँ पे बढ़ा रहा हूं, तू पूरा फील कर। और मैं वोल्टेज को यहाँ पे क्या करूँ? बढ़ा दिया, 10 वोल्ट कर दिया। यहाँ पे वोल्टेज कितना कर दिया? 10। यहाँ पे 10 वोल्ट का बैटरी लगाया,
ठीक है कि नहीं? तो 10 बोला अगर बैटरी होगा, मेरा रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है 1 ओम, रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रख रहा हूँ। तो ओम्स लॉ के हिसाब से अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, जितना वोल्टेज दूंगा तो करंट उतना ही आना चाहिए, मतलब करंट कितना आना चाहिए 10 एम्पीयर होना चाहिए। अब लगा करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V बटे R। तो वोल्टेज कितना है 10, रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, ये तो कांस्टेंट है, कितना आया करंट 10 एम्पीयर। क्या वेरीफाई हो रहा है ओम लॉ? यहाँ पे एक चीज समझने की बात ये है कि रेजिस्टेंस को जब मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ, जितना वोल्टेज दे रहा हूँ उतना ही करंट फ्लो है, मतलब यहाँ पे करंट कितना फ्लो होगा, कितना फ्लो होगा 10 एम्पीयर। क्या समझ में आया? रेजिस्टेंस में यहाँ पे पहले कैसे 5 वोल्ट ले रहा था, रेजिस्टेंस कितना रहता 1 ओम और 5 एम्पीयर का करंट हो रहा, फिर बाद में भी वही रेजिस्टेंस को मैंने मेंटेन किया, 1 ओम को कांस्टेंट रखा, फिर बैटरी को चेंज कर दिया, बैटरी को चेंज किया तो करंट उतना ही बढ़ जाएगा। जब तक कंडक्टर के क्रॉस रेजिस्टेंस तेरा कांस्टेंट है, तब तक जितना वोल्टेज तू देगा उतना ही करंट जाएगा, ये होता है ओम्स लॉ। इसलिए हम बोलते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R। ओनली व्हेन, यहाँ पे और भी लिखा हूं, ओनली व्हेन R इज कांस्टेंट, R इज कांस्टेंट। क्या सारी चीजें समझ में आ गया? क्या सारी चीजें समझ में आ गया? जब तक R कांस्टेंट है तब तक ये वैलिड है, अदरवाइज इनवैलिड। क्या पूरा फील आया? हाँ क्या बोल रही है? क्या पूरा फील आया? तो देख, अच्छा इसको मिटा दे रहा हूं, क्या ये समझ में आया? ये एग्जांपल देखिए, ठीक है? अच्छा अगर मैं वेरिएबल कर लेके दिखा रहा हूं कैसे करंट वेरी करेगा, देख वेरिएबल का भी दिखा रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए इधर कोई कंडक्टर है और कंडक्टर का मान ले पहला रेजिस्टेंस कितना था भाई 1 ओम था, ठीक है? बैटरी कितना ले रहा था भाई 5 वोल्ट का बैटरी लिया था और करंट कितना आ रहा था 5 एम्पीयर का करंट आ रहा था। और मैंने रेजिस्टेंस को क्या करूंगा, वही वोल्टेज सेम लूंगा, सेम 5 वोल्ट का बैटरी लूंगा, लेकिन पहले जो रेजिस्टेंस 1 ओम रख रहा था, कांस्टेंट रख रहा था, उसको मैं वेरी करूंगा 2 ओम कर दूंगा। क्या करूंगा 2 ओम। तो अगर मैं रेजिस्टेंस को 2 ओम कर दूंगा तो कितना होगा भाई, पहले करंट कितना आ रहा था 5 एम्पीयर, अब देख कितना आएगा। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, करंट का फॉर्मूला हो जाएगा V बटे R। तो V कितना हो जाएगा भाई, V तेरा 5 वोल्ट है, करंट कितना है 2, रेजिस्टेंस कितना है 2, रेजिस्टेंस को मैंने बढ़ा के क्या कर दिया, ये फास्ट केस में मैं लिख रहा हूँ, ये फास्ट केस में, सेकंड केस में मैंने क्या कर दिया, रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, क्योंकि मैं वेरिएबल करूंगा। देख इसको क्या करूंगा 2 ओम कर दूंगा, रेजिस्टेंस मेरा बढ़ा के 2 ओम कर दिया, कैसे भी करके उनका टेम्परेचर बढ़ा दिया। रेजिस्टेंस कैसे बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, उनका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में चेंज कर दूंगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो 2 ओम आ गया, तो आपका 2 कितना आ रहा है 2.5 एम्पीयर। पहले कितना आ रहा था 5 एम्पीयर, अभी कितना आ रहा है, घटा कि इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, और होना चाहिए था, क्या डिक्रीज होना चाहिए था, होना चाहिए था कि नहीं? क्यों रुका, क्यों डिक्रीज हुआ, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, वेरिएबल है। इसका मतलब जब तक रेजिस्टेंस तेरा वेरिएबल होगा तब तक वोल्टेज के हिसाब से करंट फ्लो नहीं होगा। अगर रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है तो जितना वोल्टेज दे रहे हैं हम एक्सपेक्टेड करे थे उतना ही आना चाहिए था, लेकिन कम आ रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है वेरिएबल। तो वोल्टेज को फिक्स रख दे, जितना भी वोल्टेज रखे, रेजिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो जितना वोल्टेज देगा, जिस रेट पे तू वोल्टेज को बढ़ाएगा उस रेट में करंट फ्लो नहीं होगा। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ओम्स लॉ इनवैलिड हो रहा है, समझ में आ रही है? और ये केस कहाँ पे दिखाई देते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर, समझ में आ रही है? नॉन ओमिक कंडक्टर। क्या समझ में आ गया? क्या फील आ रहा है? उससे बेहतर एग्जाम्पल और हो ही नहीं सकता, और ये एग्जाम्पल मैंने नहीं किया था क्योंकि वहाँ पे दिमाग भी मेरा खराब हो रहा था, क्योंकि थोड़ा शॉर्ट दर्द हो रहा था, माइग्रेन निकल गया। तो अभी समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? अच्छा हो गया भाई तेरा, अब कोई डाउट नहीं रहेगा। देखो देख V इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओनली व्हेन R इज कांस्टेंट। अच्छा अगर मैं उसको VI कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, तो VI कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? The VI कैरेक्टरिस्टिक इज ऑलवेज linear. The VI characteristic is always linear only when ये भी ऐड कर रहा हूं, only when R is constant। ठीक है, R कांस्टेंट रहेगा तब तो वोल्टेज जितना देगा उतना ही करंट होगा, और लीनियर ग्राफ आएगा। ग्राफ कैसा आएगा मैं बना रहा हूं, देख ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ आएगा देख यहाँ पे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे और एक बात, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मान लीजिए तरह एक्स एक्सिस है और ये तरह क्या है वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है।
ये तेरा वाई एक्सिस है, ठीक है। देख ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाई, तो यहाँ पे जितना हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे उतना ही करंट फ्लो होगा। अगर आर कांस्टेंट हो जाए, ये तो ओम्स लॉ है, तो यहाँ पे तो खुद बोल कि यहाँ पे कौन सा क्वांटिटी डिपेंडेंट है, कौन सा क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो करंट है ये वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि वोल्टेज जितना मैं बढ़ाऊंगा तभी तो करंट उतना फ्लो होगा। तो इसका मतलब मैं करंट को साफ साफ बोल सकता हूँ कौन सा क्वांटिटी है, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्या है, एक डिपेंडेंट क्वांटिटी, और वोल्टेज क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। समझ में आएगा बात है, डिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है। और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हमेशा कहाँ पे लेते हैं भाई, एक्स में लेते हैं, और डिपेंडेंट को वाई में लेते हैं, ठीक है कि नहीं। इंडिपेंडेंट को कहाँ पे लेते हैं, एक्स में, और डिपेंडेंट को हमेशा कहाँ पे लेते हैं, वाई में। और हमेशा याद रखना कि जब हमारा लीनियर ग्राफ आ जाए, ठीक है, जब हमारा लीनियर ग्राफ आ जाए, लीनियर ग्राफ मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है, उस केस में जरूरी नहीं कि डिपेंडेंट को हमेशा एक्स में ले, सॉरी डिपेंडेंट को हमेशा वाई में ले, और पोटेंशियल को सॉरी मतलब इंडिपेंडेंट को हमेशा एक्स में ले। हम वहाँ पे रिवर्स सेंस कर सकते हैं। वो सिर्फ इनवैलिड होता है कहाँ पे, जो नॉन लीनियर ग्राफ वहाँ पे मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने मर्जी से ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर ग्राफ क्या हो जाएगा, ये तरह, अच्छा यहाँ पे देख, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, देख यहाँ पे ये हो जाएगा तेरा ग्राफ, लीनियर ग्राफ मतलब ऐसा आएगा, ठीक है। अच्छा मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे वोल्टेज को ले लूँगा, यहाँ पे करंट को ले लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ले लूँगा, ठीक है कि नहीं। अगर उसका स्लोप में कैलकुलेट करूँगा, स्लोप क्या आएगा, रेजिस्टेंस, स्लोप क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा, ये देगा ओम स्लोप। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। देख जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाऊंगा उतना ही करंट फ्लो होगा, और वोल्टेज बढ़ाया और करंट फ्लो हो रहा है, और वोल्टेज बढ़ाया और करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि सारे पॉइंट पर अगर हम स्लोप कैलकुलेट करें रेजिस्टेंस क्या आएगा, फिक्स है, सेम है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पर स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है, देख यहाँ पे अगर मैं बोलूँ इस पॉइंट पर ये जो लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो इस थीटा का tan थीटा बना तो स्लोप आ जाएगा। स्लोप मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, परपेंडिकुलर ओपन बेस जी को टाइप क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस देगा। तो इस पॉइंट पर मान लो मेरे को इस पॉइंट पर स्लोप चाहिए, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूँगा और देखूंगा कि कितना एंगल बना रहा है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो क्या मैं यहाँ पे देख, क्या मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन खींच नहीं सकता जो कि एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा। मेरे को एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है दिखना है, तो मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस बना लूंगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा, वही थीटा एंगल बना रहा है। यहाँ पे देखिएगा तो यही भी थीटा एंगल बना रहा है। तो थ्रू आउट द पॉइंट, थ्रू आउट द लाइन, थ्रू आउट एवरी मतलब पूरी ग्राफ में किसी भी पॉइंट पर टू एंगल देख, मेरा एंगल क्या आ जाएगा, सेम आएगा। अगर एंगल सेम आएगा tan थीटा का वैल्यू कितना आएगा, सेम, मतलब स्लोप कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है क्या, इसलिए बोलते हैं फिजिक्स वालों को मैथमेटिक्स रखना चाहिए। समझ में आ रहा है, इसलिए बोलते हैं। क्या समझ में आ रहा है, तो स्लोप कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और वोल्टेज जितना बढ़ेगा करंट भी उतना फ्लो होगा। समझ में आ रहा है। तो बोलो कि सर यहाँ पे तो वोल्टेज तो हमारा वो इंडिपेंडेंट है तो एक्स में होना चाहिए, और आई का वो डिपेंडेंट है तो यहाँ पे होना चाहिए। ये तब तक वैलिड है, ये तब तक वैलिड है जब नॉन लीनियर ग्राफ होगा। लीनियर के लिए तू ले भी सकता है, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, तू लेगा अपने, अगर तू लेगा स्लोप क्या आ जाएगा, तो वही रेजिस्टेंस ही आएगा, क्योंकि स्लोप तेरा कांस्टेंट है। यहाँ हर एक पॉइंट पर स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, हमेशा लीनियर ही होगा। समझ में आ रहा है, हमेशा क्या होगा, लीनियर ही होगा। अगर लीनियर ग्राफ के लिए स्लोप तेरा सेम ही आएगा, रेजिस्टेंस ही आएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बस और क्या भाई। अच्छा क्या समझ में आएगा, ये तरह कौन सा ग्राफ आएगा, लीनियर ग्राफ। ये क्या आ जाएगा भाई, लीनियर ग्राफ आ जाएगा, ये तरह लीनियर ग्राफ, लीनियर ग्राफ। और इसको बोलते हैं वीआई कैरेक्टर्स। समझ में आएगा, ये ओम्स लॉ को दोबारा तेरे को पूरा डिटेल एनालिसिस करके दिखा दिया, और यहाँ पे भी लिख दिया, ठीक है। और क्या होता है ना, इस ओम लॉ की बेसिस पर, इस ओम्स लॉ की बेसिस पर हम कंडक्टर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कंडक्टर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं।
ओम्स लॉ की बेसिस पर कंडक्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है ओमिक कंडक्टर, एक होता है नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, मैं लिखता हूँ सारी चीजें। ऑन द बेसिस ऑफ Ohm's law, on the basis of Ohm's law, the conductors are classified into two types। ठीक है, जो पहले ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ। क्या समझ में आ गया ना सारी चीजें? समझ में आ रही है? देखो, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट के लिए तुम ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस हमेशा याद रखना, वोल्टेज और करंट और ये उनका लीनियर रिलेशन हो रहा है, ओम्स में वैलिडेट हो रहा है, तो हम एक्स में और वाई में किधर भी लेंगे सीधे। लेकिन ज्यादातर हम प्रेफर करते हैं वाई एक्सिस में वोल्टेज को लेंगे, एक्स एक्सिस में करंट। ठीक है कि नहीं? लेकिन नॉन लीनियर केस में वहां पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात आएगी, क्योंकि वहां पे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। हाँ, इंडिपेंडेंट जो होगा एक्स एक्सिस में जाएगा और डिपेंडेंट वाई में जाएगा। समझ में आ रहा होता है? और अगर इतना भी याद नहीं रह रहा है, बस समझ लो कि एक्स एक्सिस में करंट लेंगे, वाई एक्सिस में वोल्टेज लेंगे। ठीक है, समझ में आएगा? होता है एक्स एक्सिस में करंट लेंगे, वाई एक्सिस में वोल्टेज लेंगे, तब जब लीनियर रिलेशन होगा। मतलब यहाँ पे कौन सा जाए, एक्स एक्सिस में करंट को, वाई एक्सिस में वोल्टेज को, लीनियर रिलेशन के लिए। नॉन लीनियर रिलेशन के लिए वोल्टेज को लेंगे एक्स में, करंट लेंगे वाई में, क्योंकि वोल्टेज हो जाएगा इंडिपेंडेंट, करंट हो जाएगा डिपेंडेंट। क्या समझ में आ रहा है? ऋतिका क्या समझ में आ रहा है? कोई नींद आ रहा है? उससे बेहतर समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? अच्छा, वहां पे तुम लोग थोड़ा सा घबरा जाते थे कि कैसे रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो रहा है, करंट कैसे फ्लो हो रहा है। वो एग्जांपल समझ में आया कि नहीं? पूरा डिराइव करके दिखा तुम लोग। रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट घट जा रहा है, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अच्छा। ऑन द बेसिस ऑफ ओम्स लॉ द कंडक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कौन सा बताओ? हाँ बताओ। ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर। क्या समझ में आएगा बात? पहले हम बात करते हैं ओमिक कंडक्टर की। भाई ओमिक कंडक्टर की। ओमिक कंडक्टर पहले हम बात करते हैं ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर क्या होता है? द कंडक्टर which obeys the Ohm's law. The Ohm's law is called ohmic conductor. Ohmic conductor यानी कि हम लिख सकते हैं V इक्वल टू I। क्या डायरेक्ट ये लिख सकते हैं? क्योंकि ओम्स लॉ यही होता है, ओम्स लॉ वैलिडेट होता है। ठीक है, द कंडक्टर व्हिच ओबे द ओम्स लॉ इज कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। अच्छा, एग्जांपल क्या लिया था भाई? एग्जांपल लिया था, एक था कॉपर, दूसरा था एल्युमिनियम। कॉपर Cu होता है ना, एल्युमिनियम क्या होता है? Al होता है। ठीक है, और कहाँ का आयरन? आयरन क्या होता है? ये सारे के सारे कौन सा कंडक्टर्स है भाई? ओमिक कंडक्टर्स है। क्योंकि इन कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखा जाए तो उसका जितना वोल्टेज देगा उतना ही करंट होगा। यानी कि ओम्स लॉ को डायरेक्टली वेरीफाई कर रहे हैं, डायरेक्टली वैलिडेट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ओम्स लॉ वैलिड होता है इन कंडक्टर के लिए। समझ में आएगा? अच्छा, उनका अगर VI कैरेक्टरिस्टिक देखें तो VI कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? लीनियर। तो VI कैरेक्टरिस्टिक इज लीनियर, क्योंकि ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहे हैं, ओम्स लॉ को क्या कर रहे हैं? ओबे कर रहे हैं, ओम्स लॉ के हिसाब से चल रहे हैं ये सारे कंडक्टर। इसका मतलब जितना वोल्टेज देंगे उतना ही करंट फ्लो होगा। ग्राफ कैसा आएगा? लीनियर आएगा। समझ में आ रहा है? क्या हो जाएगा? लीनियर आ जाएगा। बस ये हो गया अगर ओमिक कंडक्टर। तो VI कैरेक्टरिस्टिक इज लीनियर। फिर हम बात करते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए। फिर नेक्स्ट क्या था? नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, वही सेम चीज। द कंडक्टर which does not obey the Ohm's law is called non-ohmic conductor. क्या लिख दिया? कंडक्टर। ठीक है, नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, द कंडक्टर ऐसा कंडक्टर जो कि ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, उनको बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। मतलब
यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हियर बी नॉट इक्वल आई होगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस यहाँ पे वेरिएबल हो रहा होगा, ठीक है कि नहीं? क्या फील आ रहा है कि वो एग्जाम्पल याद करो, समझ में आ रहा है? रेजिस्टेंस हियर आर इज नॉट कांस्टेंट, समझ में आ रहा है? यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगा? वेरिएबल हो रहा होगा। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें आर इक्वल टू वी बटे आई, तो यहाँ पे क्या होगा भाई? ये दोनों का रेशियो के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। ओम्स लॉ में वैलिडेट हो रहा है, क्योंकि ओमिक कंडक्टर में वैलिडेट होगा, क्योंकि जितना वोल्टेज देंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस उसका कांस्टेंट होता है, जितना वोल्टेज देंगे उतना ही करंट होगा। लेकिन नॉन ओमिक केस में क्या हो जाएगा भाई? वोल्टेज जितना देंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, करंट घटेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए ये रेशियो के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इंडिविजुअल वोल्टेज एंड करंट के ऊपर डिपेंड करेगा। नॉन ओमिक कंडक्टर में, ओमिक कंडक्टर में रेशियो ऊपर डिपेंड करेगा, इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बस इतना याद रखो, रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो रेशियो के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है? रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो वी बटा आई इसका रेशियो के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। अगर कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, नॉन ओमिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस इंडिविजुअल वोल्टेज एंड करंट के ऊपर डिपेंड करेगा, रेशियो के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि रेजिस्टेंस वेरिएबल है। समझ पा रहे कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, आर इज नॉट कांस्टेंट हियर। अच्छा, एग्जाम्पल क्या होगा भाई? कौन सा एग्जाम्पल लिया था? एग्जाम्पल लिया था फिलामेंट ऑफ द बॉल, फिलामेंट ऑफ द बॉल। दूसरा था जीनर डायोड, तीसरा था गैलियम आर्सेनाइड, GaAs गैलियम आर्सेनाइड। ये एक्चुअली क्या है? एलॉय। और एलॉय का हमने पता था रेजिस्टिविटी क्या होता है? ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। अगर रुकने का क्षमता ज्यादा है, ऑब्वियस बात है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा हो रहा होगा, ठीक है कि नहीं? लेकिन वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एलॉय का रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, ठीक है कि नहीं? तो उसको वो वैलिडेट नहीं करें। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं बात? ठीक है। अच्छा, फिलामेंट ऑफ द बॉल का भी तुम लोगों को समझाया था कि कैसे, और तुम लोगों में फील दिला रहा हूँ, देखो कैसे, मतलब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ओम्स लॉ कैसे इनवैलिड होगा यहाँ फिलामेंट के केस में, ओम्स लॉ कैसे इनवैलिड होगा, ठीक है? नॉन ओमिक कंडक्टर में देखो, नॉन ओमिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या होता है? वेरिएबल होता है, और इसके कारण जितना हम वोल्टेज देंगे उतना करंट फ्लो नहीं होगा, उसका मैं डायरेक्ट नहीं देगा। क्या यही तुम्हारा होता है? देख, ये मान लेता है एक बॉल है, ये क्या है? बॉल, ठीक है? ये तरह बॉल है, क्या इधर बॉल, नहीं इधर बॉल है। मान ले बॉल के क्रॉस मैंने क्या कर दिया? एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी कनेक्ट कर दिया था। बैटरी कनेक्ट करने से क्या हो जाएगा भाई? पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, हाँ कि ना बोल? पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? अगर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो ऑब्वियस बात है करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, आई, और जिसका ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे यहाँ पे, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे कहाँ? यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे क्या ये फिलामेंट गर्म नहीं होगा? गर्म होगा। अगर गर्म होगा टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा क्या रेजिस्टेंस बढ़ता है? टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। हाँ, नॉर्मल बल्ब में होता है। क्या एलईडी बल्ब में? एक्चुअली एलईडी क्या होता है? एलईडी जो होता है हमारा, ये होता है एलईडी जो ऐसे ऐसे जो होता है, जो रेड ग्रीन, हाँ, गैलियम आर्सेनाइड, ये वाला मटेरियल वहाँ पे यूज होता है, ठीक है कि नहीं? तो वहाँ पे इसलिए क्या होता है ना, उनका जो जितना वोल्टेज देंगे उतना करंट फ्लो नहीं होता है यहाँ पे एलईडी के केस में। समझ में आ रहा है? मैं समझाऊंगा। और फिलामेंट जो होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है? टंगस्टन मटेरियल में, ऐसा एक नाम है टंगस्टन, उसमें यूज किया जाता है। लेकिन जब क्या, हाँ, येलो कलर का बॉल होता है, देखा है? हाँ, यूज करते हैं पहले से। 9 रुपये का 10 रुपये का वो बॉल होता है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, वो बॉल देखना, वो बॉल ज्यादा गर्म होता है, विंटर की सीजन में घर में वो बल्ब लगा देते हैं, ठीक है कि नहीं? ज्यादा गर्म क्यों होता है भाई? उसका वोल्ट ज्यादा होता है, वोल्टेज जितना दिया जाता है उसके कंपैरिजन में क्या होता है ना, ये फिलामेंट गर्म होता है, ठीक है कि नहीं? वोल्टेज तो दिया जाता है, ठीक है, वोल्टेज तो जरूरी होगा, नहीं तो करंट फ्लो कैसे होगा? बल्ब जलेगा कैसे? लेकिन ये जो फिलामेंट होता है ना, ये गर्म होता है। क्या होता है? गर्म होता है। फिलामेंट क्या होता है? गर्म होता है। क्यों गर्म होता है फिलामेंट?
क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे उसमें, इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन हो रहा होगा, ड्रिफ्टिंग हो रहा होगा, प्लस फ्रिक्शन के कारण भी होता है, बहुत सारी चीजें मैटर करता है, तो गर्म होगा, गर्म होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कैसे, उसका भी मैं तुमको भी दिला रहा था, उसको हटा भाई। देख, हमें पता है कि रेजिस्टिविटी जो होता है, रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, क्या यही होता है? हाँ कि ना बोलो? अच्छा, और ये भी हमें पता है जो रिलैक्सेशन टाइम होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ठीक है कि नहीं? अच्छा, तो एक बात होता है, और हमें ये भी पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है, मतलब रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो होता है कि नहीं? ये कैसे आया? क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है रेजिस्टेंस का, R इक्वल टू रो एल बटे ए, क्या यही था? क्या यही था? R इक्वल टू रो एल बटे। ये रिलेशन कौन सा रिलेशन था? फैक्टर ऑन व्हिच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, क्या ये टॉपिक पढ़ा था? फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, क्या यही था? ये फॉर्मूला आया था कि नहीं? अरे हाँ कि ना बोलो? R इक्वल टू रो एल बटे लिखा है कि नहीं? अच्छा, तो यहाँ पे बता कि R और ये रो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकते हैं? हाँ, कब? जब ये दोनों कांस्टेंट हो। अगर लेंथ कंडक्टर का कांस्टेंट हो जाए, एरिया पर सेक्शन कांस्टेंट हो जाए, तो हम बोल सकते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। हाँ कि ना बोलो? सीधी सी बात है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर में ये समझ में आ रहा है, ये डिपेंड करेगा, डायरेक्टली डिपेंड करेगा, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो मेरे को यहाँ पे एक बात बता, तो मेरे को यहाँ पे एक बात बता, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊँ, ठीक है, देख, अगर मैं टेम्परेचर को यहाँ पे बढ़ाऊँ, क्या रिलैक्सेशन टाइम घटेगा? हाँ, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मल एनर्जी मिलेगी, थर्मल एनर्जी से उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा, तो वो कोलिजन को ज्यादा जल्दी कंप्लीट करेगा। पहला कोलिजन होगा, इंस्टेंटली दूसरा कोलिजन हो जाएगा, मतलब सेकंड कोलिजन के लिए उसको टाइम नहीं बचेगा, कम टाइम जाएगा, क्योंकि ज्यादा जल्दी जल्दी भाग रहा है, उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगा, ज्यादा जोर से हो जाएगा टकराने के लिए, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन, तो उसका रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? घट जाएगा। अगर रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, अगर रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो क्या रेजिस्टिविटी बढ़ेगा? एज पर डिपेंडेंसी। अगर तेरा रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है तो क्या रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा? हाँ कि ना बोल? यहाँ पे तक डिपेंडेंस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, हाँ कि नहीं? तो क्या यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा यहाँ पे रेजिस्टेंस। क्यों? वोल्टेज देने से गर्म हो रहा है, गर्म होने से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है फिक्स होगा या फिर वेरिएबल? वेरिएबल, क्योंकि धीरे धीरे गर्म होता जाएगा, धीरे धीरे गर्म होता जाएगा लगातार, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से कंटिन्यूसली फ्लो करेगा ना, तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो उसका उसी हिसाब से उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, समझ में आ रही? अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्या जितना अमाउंट हम वोल्टेज दे रहे हैं उतना ही करंट फ्लो होगा? नहीं, अभी अभी तो हमने उसका डिराइव किया ना, करंट क्या हो जाएगा? घट जाएगा, समझ में आ रहा है? इसका मतलब यहाँ पे ओम्स लॉ क्या नहीं होगा? वैलिड नहीं होगा, यहाँ पे ओम्स लॉ क्या होगा? वैलिड नहीं होगा, ठीक है? मैं यहाँ पे एक चीज में लिख दे रहा हूँ भाई, एक चीज में लिखता हूँ, ठीक है? वोल्टेज बढ़ाने से क्या हो जाएगा? फिलामेंट गर्म होगा, ठीक है? एंड टेम्परेचर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फिलामेंट वोल्टेज बढ़ाने से फिलामेंट गर्म होगा एंड टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इसका इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो हम मान सकते हैं कि रेजिस्टेंस भी उसका लगातार इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है कि नहीं? रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब यहाँ R कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि लगातार उसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, कांस्टेंट नहीं है। अगर R कांस्टेंट नहीं है तो ओम्स लॉ नहीं है, तो ओम्स लॉ क्या हो जाएगा? ओम्स लॉ इनवैलिड हो जाएगा, एंड जो रेजिस्टेंस करंट एंड जो रेजिस्टेंस है वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस वोल्टेज एंड करंट के रेशियो के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। वोल्टेज एंड करंट का रेशियो के ऊपर
डिपेंड नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्या समझ में आ रहा है? कैसे ना यही देख, क्या हमारा रेजिस्टेंस का V बटा है, यही था। अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा, वोल्टेज के कारण टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर के कारण रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए, तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा करंट क्या घट जाएगा। तो इसका मतलब ये रेशियो के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रहा है, पहली बात ये कांस्टेंट नहीं है, और वोल्टेज बढ़ाने से डायरेक्टली रेजिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, समझ पा रहे हैं? तो करंट क्या घट जाएगा। तो यहाँ पे रेशियो के ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है या फिर नहीं कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? रितिका क्या फील आया चीजें बेटा लिखियो के लिए, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए भाई, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए। हाँ रॉ कॉपी में लिख सकते हो, रॉ कॉपी में लिख सकते हो। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? पूरा बेहतर समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ अच्छा, अच्छा लिखो। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, उनका जो VI कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, लीनियर होगा नॉन लीनियर होगा? नॉन लीनियर होगा। तो VI कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? तो VI कैरेक्टरिस्टिक इज नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। VI कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा भाई? नॉन लीनियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नॉन लीनियर केस में मान लो मैंने जीनोडायोड को एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। देख जीनोडायोड हो जाए या फिर गैलियम आर्सेनाइड हो जाए या फिर फिलामेंट ऑफ द बॉन्ड हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक चीज कॉमन होगा, क्या? उनका जो VI कैरेक्टरिस्टिक आएगा, यानी कि वोल्टेज एंड करंट का जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा? हमेशा नॉन लीनियर आएगा। ग्राफ का स्ट्रक्चर अलग अलग आ सकता है, लेकिन वो कभी स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व भी नहीं, कर्व होगा मतलब नॉन लीनियर। क्या समझ में आ रहा है? तो एग्जाम्पल के लिए मैं जीनोडायोड का ग्राफ को बनाऊंगा, ध्यान से समझना, ठीक है। ज्यादा उसका नोमेनक्लेचर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जीनोडायोड जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में तब हम समझ जाएंगे, अभी उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ग्राफ को समझना जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो भाई, द VI कैरेक्टरिस्टिक नॉन लीनियर, VI कैरेक्टरिस्टिक इज नॉन लीनियर, समझ में आ रहा है? अच्छा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो इसका मतलब यहाँ R कांस्टेंट नहीं है। एक्चुअली उस टाइम पर क्या हो रहा था ना, मतलब मेरा सर दर्द भी हो रहा था, मैंने खाया भी नहीं था, सुबह खाया नहीं था, और इन्हें मतलब जो वन मोस्ट के लिए दूसरे बिजी हो गए, तो मेरा सर दर्द हो रहा था, इससे सही तो था, लेकिन कभी कभी मतलब दिमाग हैंग हो रहा था, ठीक है कि एक फिजिक्स पढ़ाने के लिए स्पेसिफिक एनवायरमेंट एंड क्लीन माइंड होना चाहिए, ठीक है कि इसलिए सॉरी भाई, इसलिए मैं दोबारा पढ़ा जाता हूँ। और मेरे को ढंग से लग रहा है कि तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, पूरा क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि हिंदी में लिख रहा हूँ यहाँ पर, वहाँ पे हिंदी नहीं लिख रहा था, समझ में आ रहा है? थोड़ा समझो यार मेरा प्रॉब्लम। हाँ भाई पेपर होने पर क्या होगा? तो VI कैरेक्टरिस्टिक नॉन लीनियर। अच्छा मैं नॉन लीनियर ग्राफ को क्लियर करा था, कैसे आ रहा है? मान लीजिए ये तरह क्या है, ये कौन सा एक्सिस है? Y एक्सिस, और ये तरह X एक्सिस है, ठीक है। अच्छा और यहाँ पे मैंने ले लिया। अच्छा मेरे को एक बात बता, ये कौन सी ग्राफ बना रहे हैं? VI कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ बना रहे हैं, किसके लिए? नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए। ओमिक कंडक्टर के लिए या नॉन ओमिक कंडक्टर? नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए, क्लियर? एक्जेक्टली हियर द VI कैरेक्टरिस्टिक, VI कैरेक्टरिस्टिक फॉर जीनोडायोड, फॉर जीनोडायोड, हियर द VI कैरेक्टरिस्टिक फॉर जीनोडायोड। जीनोडायोड के लिए हम क्या कर रहे हैं? VI कैरेक्टरिस्टिक बन रहे हैं। अच्छा मेरे को एक बात बता कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, और हमें ध्यान से पता है कि ये तरह क्या होता है? डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, और हमेशा डिपेंडेंट क्वांटिटी को हम Y एक्सिस में लेते हैं, Y एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है भाई? ये क्या है? ये तरह इंडिपेंडेंट है, वोल्टेज क्या है? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हमें कहाँ से लेते हैं? X एक्सिस से। क्या समझ में आ रहा है बात? और ये जो कंडीशन मैं लिख रहा हूँ, ये कंडीशन ओनली फॉर नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक,
नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक है। समझ में आ रहा होगा? अभी समझ में आ गया होगा? तो बताओ उसी हिसाब से ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। बता एक्स एक्सिस में कौन सा चीज को लूंगा? भी को लूंगा या फिर भी को लूंगा या फिर करंट को लूंगा? भी को लूंगा क्योंकि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ये क्या हो जाएगा? भी। अच्छा वाई में आई को लूंगा करंट को, ये ले लिया करंट। अच्छा ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ क्यों आया ऐसे कैसा आया उसका जो डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर पढ़ावा दूंगा। अब समझो कि ग्राफ हमारा कैसा होना चाहिए? सभी ग्राफ कैसा होना चाहिए? नॉन लीनियर आना चाहिए, वो बस हमें समझना है, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि इस मटेरियल के लिए जो ओम्स लॉ इनवैलिड हो रहा है। समझ में आ रहा है? अच्छा देख ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ को कैसा आता है देख, मैं पहले ग्राफ बना रहा हूँ फिर तुमको समझाता हूँ। एक सेकेंड, ग्राफ को कैसा ये होता है ना वी आई कैरेक्टरिस्टिक। पहली बात तो मेरे को एक बात बता, ग्राफ को समझाऊंगा उससे पहले तो मेरे को एक बात बता, क्या ये जो ग्राफ बन रहा है ये स्ट्रेट लाइन है? नो, इसका मतलब ये लीनियर ग्राफ नहीं है। कौन सा ग्राफ होगा ये? नॉन लीनियर। क्योंकि जैसे जैसे वोल्टेज तो बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वोल्टेज जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से करंट क्यों नहीं हो रहा है? साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है कि नहीं? अच्छा देख इनिशियली क्या होगा ना, जिनो डायोड में क्या होता है, वो एक डिवाइस होता है एक्चुअल में। जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस कह लो, जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे इनिशियली देख करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। वोल्टेज तो बढ़ रहा है लेकिन उसके साथ करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। देख वोल्टेज बढ़ाया, यहाँ पे जीरो ओरिजिन, वोल्टेज बढ़ाया, देख थोड़ा सा करंट, यहाँ पे वोल्टेज थोड़ा सा करंट डेवलप हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज थोड़ा बढ़ा तो करंट देख थोड़ा सा बढ़ रहा है, यहाँ पे वोल्टेज और बढ़ा देख करंट थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। मतलब वोल्टेज को हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन करंट उसी रेट पर नहीं बढ़ रहा है। समझ पा रहे? मान लो 4 वोल्ट में करंट कितना आना चाहिए था भाई? 4 एम्पीयर के बराबर आना चाहिए था, लेकिन देख 4 वोल्ट में ये 1 एम्पीयर की करंट आसपास है। क्योंकि अगर ये जो लेंथ को अगर हम 1 मीटर भी लेंगे, ये 1 यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4, उस हिसाब से तो यहाँ पे 4 वोल्ट में करंट कहाँ पे आना चाहिए था? यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन करंट कहाँ पे आ रहा है? 1 एम्पीयर के बराबर आ रहा है। एज ए एक्सपेरिमेंटल मतलब एक मान लो एवरेज की बात कर रहे हैं, करंट फ्लो जितना रेट पर हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं उतना रेट पर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, करंट धीमा हो रहा है कि नहीं? अच्छा, और ये नॉन लीनियरली बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? बताओ क्या समझ में आ रही है? सर क्या समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे करंट थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लीनियरली तो नहीं हो रहा है। तो ऐसा एक टाइम आएगा, मान लो यहाँ पे ऐसा एक टाइम, तो ऐसा एक टाइम आएगा जैसे वोल्टेज को बढ़ाते एक फिक्स वैल्यू पर पहुंच जाएंगे, करंट क्या हो जाए? अचानक बढ़ जाएगा, ठीक है कि नहीं? इनिशियली तो बढ़ नहीं रहा है, धीरे धीरे बढ़ तो रहा है लेकिन उतना रेट पर नहीं बढ़ रहा है। मान लो वोल्टेज देते हैं 2 वोल्ट, होना चाहिए कितना था? 2 एम्पीयर, लेकिन वोल्टेज कितना था? 1 एम्पीयर। मान लो एक एग्जांपल के लिए, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ देख दे, मैं यहाँ पे वोल्टेज ले रहा हूँ लेकिन करंट पास कितना से वोल्टेज इतना है, मतलब इतना वैल्यू तक मैं वोल्टेज को इंक्रीज करा दिया हूँ, लेकिन करंट बढ़ नहीं रहा है, बस इतना सही बढ़ रहा है, बढ़ता रहा है लेकिन धीमे धीमे, इसका मतलब नॉन लीनियर बढ़ रहा है। तो ऐसा एक वैल्यू आएगा जहाँ पे करंट क्या हो जाएगा? सडनली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह और वोल्टेज को पीछे की तरफ घटा देगा, पीछे की तरफ मतलब नेगेटिव वोल्टेज मतलब वोल्टेज को घटा रहा तो करंट उसी हिसाब से घटना जाएगा। देख वोल्टेज से घटा है, धीरे धीरे करंट घट रहा है, ऐसे फिक्स वैल्यू पर फिक्स वैल्यू आएगा, कहाँ पे? सीधा डायरेक्टली डिक्रीज हो जाएगा। जब मैं वोल्टेज को घटा रहा हूँ करंट भी घटना चाहिए लेकिन वो धीरे धीरे घट रहा है। जितना रेट पर मैं वोल्टेज को घटा रहा हूँ उतना रेट पर वो घट नहीं रहा है, धीरे धीरे घट रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है कि नहीं? इस केस में क्या हो जाएगा? ऐसा एक वोल्टेज आएगा, वोल्टेज का एक फिक्स वैल्यू आएगा जहाँ पे करंट क्या हो जाएगा? पूरा ग्रेजुअली लॉस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे साफ साफ ग्राफ से पता चलता है कि जिस रेट पर तो हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं उसी रेट पर तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो VI कैरेक्टरिस्टिक है किसका? जीनो डायोड का, वो ओम्स लॉ को वैल्यू नहीं करता, मतलब ओम्स लॉ को वेरीफाई नहीं करता। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? उसका डिटेल एनालिसिस समझने की जरूरत नहीं है भाई, मैं भी समझा नहीं सकता क्योंकि
उनके लिए बहुत सारा डाटा चाहिए। वो डाटा मैं तुम लोग को जब जीनो डायोड पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में पूरा क्रिस्टल क्लियर समझाऊंगा। और करंट के लिए हमें बस VI कैरेक्टरिस्टिक लिखना है और इतना ही तुम्हारा सिलेबस है। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आएगा? बताओ, बस हो गया। बताओ यार, क्या समझ में आ रहा है? ये जरा ग्राफ आ जाएगा। अच्छा, VI कैरेक्टरिस्टिक आ गया। अब बात करते हैं इसका गालियम आर्सेनाइड का। ठीक है, इधर देखो, another material क्या गालियम आर्सेनाइड इज ऑल्सो कौन सा कंडक्टर? नॉन ओमिक कंडक्टर एज it does not follow what? Ohm's law। मतलब गालियम आर्सेनाइड के लिए ये जो गालियम आर्सेनाइड का मटेरियल है कहाँ गया भाई? हाँ, इनके लिए जो VI कैरेक्टरिस्टिक होगा क्या हो जाएगा? लीनियर होगा, नॉन लीनियर होगा। पहली बात तो ये ओम्स लॉ को वैलिड नहीं करेगा, मतलब V नॉट इक्वल टू I। क्या समझ में आ रहा है? और उसका जो VI कैरेक्टरिस्टिक होता है, VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैलियम आर्सेनाइड इस क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है बच्चा? क्या समझ में आ रहा है बच्चा? अच्छा, बताओ उसका ग्राफ कैसा होगा? देख, उसके ग्राफ होगा ये तरह y एक्सिस, ये तरह x एक्सिस, और उसी हिसाब से बताओ कौन सा क्वांटिटी को कहाँ से लेंगे भाई? कौन सा क्वांटिटी? ये डिपेंडेंट जो रहेगा, डिपेंडेंट y में रहेगा। ये तरह y एक्सिस है, ये x एक्सिस, डिपेंडेंट तरह y में रहेगा, मतलब करंट को मैं इधर लूंगा और जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो यहाँ पे रहेगा, वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये तो ग्राफ कैसा बनता है भाई? ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप का, क्या समझ में आ रहा है? ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। इनिशियली क्या होता है ना, जैसे ये ऐसा डिवाइस है, मतलब गालियम आर्सेनाइड, ये एक ऐसा मटेरियल है, जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे इनिशियली क्या होगा ना, धीरे धीरे करंट बढ़ेगा। कैसे? लीनियरली, धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन ऐसा टाइम आएगा उसके बाद वो नॉन लीनियरली बढ़ता है। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे दो रीजन हम डिफाइन करते हैं, दो रीजन आता है, बस याद रखो दो रीजन आता है। कौन सा रीजन आता है भाई? ये एक रीजन आता है और यहाँ पे एक रीजन आता है। तो इस रीजन को बोलते हैं और यहाँ पे एक रीजन आता है, इस रीजन को बोलते हैं। इस रीजन को बोलते हैं, कौन सा रीजन बोलते हैं इसको? नॉन लीनियर रीजन। क्या बोलते हैं? नॉन लीनियर रीजन। मतलब एक सेकंड यार, समझ में आ रहा है? अच्छा, इस रीजन को क्या बोलेंगे भाई? नॉन लीनियर रीजन। कौन सा रीजन? इस रीजन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये तरह हो जाएगा नॉन लीनियर रीजन। नॉन लीनियर क्यों? क्योंकि देख, जैसे जैसे तू वोल्टेज को बढ़ा रहा है, करंट तेरा नॉन लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? क्या तेरे आंखों में ये स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है? नहीं, वोल्टेज बढ़ाने से करंट तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन लीनियरली नहीं। मतलब जितना वोल्टेज दे रहे हैं उतना करंट फ्लो नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? नॉन लीनियर रीजन। और यहाँ पे इसको बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। नेगेटिव रेजिस्टेंस कौन सा? नेगेटिव रेजिस्टेंस क्या बोलेंगे? नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। समझ में आ रहा है? नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। और तुम लोग सोच रहे होंगे कि नेगेटिव रेजिस्टेंस क्या होता है? अगर वोल्टेज बढ़ाने से तेरा करंट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो उसी हिसाब से जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा होगा उसको बोलेंगे नेगेटिव रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है? कितना समझ? अगर वोल्टेज बढ़ाने से तेरा करंट फ्लो हो रहा है, जितना वोल्टेज बढ़ा रहा है उतना ही करंट फ्लो हो रहा है, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर जितना वोल्टेज दे रहे हैं उतना करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या है? नेगेटिव।
समझ में आ रहा है? और उसका भी डायरेक्टली प्रूफ भी आप दे सकते हैं। देख अगर यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट करेगा क्या आएगा तेरा नेगेटिव आएगा। वीआई का स्लोप क्या देता है रेजिस्टेंस, समझ में आ रहा है? वीआई का स्लोप क्या देता है रेजिस्टेंस देता है, ठीक है कि नहीं? स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं, और के लिए स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। नींद आ जाएगा ऋतिका। तो यहाँ पे स्लोप जो आ गया कौन रेजिस्टेंस आएगा, और यहाँ पे स्लोप क्या आएगा भाई नेगेटिव। स्लोप क्या आएगा नेगेटिव स्लोप आएगा, और नेगेटिव स्लोप के लिए रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा नेगेटिव, इसलिए बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस। क्या समझ में आएगा? बस कंप्लीट हो गया। और वो लास्ट को जो मैंने डिराइव किया था मतलब टाइप वो तो ऑलरेडी उन लोगों को लिख चुके हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? क्या अब क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया सारे बातें? क्या क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया सारे बातें? लिमिटेशन ऑफ ओम्स का समझ में आ गया? बता ये वीआई के क्रिस्टल समझ में आ गया? बताओ किसको समझ में नहीं आया? बताओ किसको समझ में नहीं आया? बताओ किसको समझ में नहीं आया? अबे बॉम्ब कर यार।